नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमने एक वीडियो 25 नवंबर 2018 को भारतीय संविधान 5 मिनट में याद कीजिए 1 से 395 तक के अनुच्छेदों का हमने एक वीडियो अपलोड किया था। बहुत सारे कमेंट्स आया हुआ है। उन्होंने कहा कि सर 5 मिनट में आपका ये संविधान का चैप्टर याद हुआ है, न कि हम इसके विषय वस्तु के बारे में जानते हैं। जो आधा अधूरा आपने जानकारी दिया हुआ है उसको ज़रूर पूरा कीजिएगा। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखिए, भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, यानी कि आपको भारत या इंडिया जो राज्यों का संघ होगा वो 1 में दिया हुआ है। 1 में भारत या इंडिया राज्यों का परिसंघ होगा, यानी कि ये 2 नाम से जाना जाएगा। भारत या इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से नहीं जाना जाएगा। दूसरा चीज़ है, जो 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित राज्य हैं वो मिलकर जो है भारत बनेगा और इंडिया बनेगा। तीसरा बात है, उसमें लिखा हुआ है कि दोनों स्वतंत्र होंगे, उनमें कोई भी लिमिटेशन नहीं होगा। यानी कि संघ सूची के विषय में पूरे देश के लिए संसद कानून बनाएगा और राज्य सूची के विषय में राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की असीमित शक्तियाँ प्राप्त है। ये उसके बारे में कह रहा है, इसलिए इसको परिसंघी कहते हैं। अनुच्छेद 2 में कहता है कि राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन से तात्पर्य ये है कि जो भारत है या इंडिया है, जो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य है उसका पुनर्गठन, यानी कि 29 के बाद में 30 या 29 के बदले में 28, या जो 7 केंद्र शासित राज्य हैं वो 8 या 6, इसको हम लोग राज्य का पुनर्गठन कहते हैं। आइए, ये 2 हो गया। 3, ये संसद द्वारा राज्यों का निर्माण किया जाएगा। संसद ही बनाएगा, राज्य का निर्माण करेगा। यानी कि राज्यों का पुनर्गठन कौन करेगा? संसद के द्वारा ही ये शक्ति प्राप्त है और किसी को और इसका अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी कि 2-3 राज्य मिलाकर एक राज्य बन जाएगा, या एक राज्य को 2 राज्य में बदल देगा, या उसकी सीमा कम कर देगा, या उसका सीमा बढ़ा देगा, या किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, तो वो दिया हुआ है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 कहता है कि जो 2 के तहत, 2 और 3 के तहत जो संविधान संशोधन, जो नए राज्य का पुनर्गठन किया जा रहा है, ये नहीं समझा जाएगा कि 368 के अंतर्गत जो है संविधान संशोधन हो रहा है। यानी कि 368 के अंतर्गत नए राज्यों के पुनर्गठन के लिए, नए राज्य के निर्माण के लिए 368 में संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हो गई चैप्टर नंबर 1। अब भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में बोल रहा है, 5 से 11 अनुच्छेद। इसमें आपको क्या याद रखना है? यानी कि भारत की नागरिकता, जो भारत या इंडिया में कौन रहता है? भारत के नागरिक रहेंगी। यानी कि भारत में जो है एकल नागरिकता प्राप्त है। पूरा भारत में कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो उनका देश कहलाएगा, उनका इंडिया कहलाएगा, उनका भारत कहलाएगा, उनका राज्य क्षेत्र कहलाएगा। कहीं भी जाकर जो है अपनी जो स्वतंत्रता है, जो अधिकार है वो प्राप्त कर सकता है। यानी कि इसके लिए नागरिकता से संबंधित कौन नागरिक माना जाएगा, किसके द्वारा जो है नागरिकता माना जाता है? तो पहला है जन्म के द्वारा, दूसरा है वंश के द्वारा, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है समीकरण के द्वारा, 5वां है देशीकरण के द्वारा। फिर 6वां बात बोलता है नागरिकता का त्याग किया जा सकता है, या नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो सकता है। इसके बारे में नागरिकता 5 से 11 तक बातें दिया हुआ है। अब आइए मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक अनुच्छेद के बारे में उल्लेख किया गया है। 12 में राज्य के बारे में बताया है, क्योंकि राज्य के विरुद्ध संरक्षण है मौलिक अधिकार, राज्य के विरुद्ध संरक्षण है। यानी कि कोई मौलिक अधिकार का हनन करेगा तो कौन करेगा? राज्य करेगा, इसलिए 12 में दिया हुआ है। फिर राज्य तो करेगा, राज्य से हम उपचार प्राप्त करेंगे, राज्य के विरुद्ध में पिटीशन दायर करेंगे, लेकिन किसके तहत आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा? विधि के अंतर्गत। यानी कि अनुच्छेद 13 में जो है विधि के बारे में दिया हुआ है, 12 में राज्य दिया हुआ है, 13 में जो है विधि के बारे में बताया है। और फिर उसके बाद में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि 14 से 18 तक ये समानता का अधिकार दिया हुआ है, समानता का अधिकार दिया हुआ है, समता का अधिकार दिया हुआ है। 14 से 18, यानी कि 14 में 2 बातें कहता है, विधि की समझ, समता, विधियों के समान संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगा। 15 में कहता है कि आप
आप भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, या जाति के आधार पर, ठीक है, या निवास के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बारे में बताता है। 16 में क्या कहता है कि 16 में नियोजन की बात करता है, 15 में जो है भेदभाव की बात बोल दिया, और 16 में जो नियोजन के बारे में बोला, मतलब यानी कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि एम्प्लॉयमेंट में इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म के स्थान पर, या जन्म स्थान के आधार पर, या आपका जो है लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता नियोजन में। ये 16 में दिया हुआ है। 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया हुआ है, मतलब छुआछूत को रोकने के लिए दिया हुआ है 17 में। 18 में जो उपाधि का अंत के बारे में बताता है, ठीक है। ये जो आपका मौलिक अधिकार हो गया 18 तक जो है, तो इसको एक प्रकार का अधिकार बोलते हैं, समता का अधिकार। फिर 19 से 22 तक जो है आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। 19 में मतलब स्वतंत्रता दिया हुआ है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना आयुध के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, फिर उसके बाद में विचरण करने की स्वतंत्रता, उसके बाद में आपका जो है निवास करने की स्वतंत्रता, फिर उसके बाद में आपका जो है संपत्ति रखने का अधिकार को हटा दे गया 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। फिर जो है 7वां प्रकार का जो आपका स्वतंत्रता है वो है व्यापार वाणिज्य वृत्ति करने की स्वतंत्रता। ये आपके 19 में दिया हुआ है। 20 में दिया हुआ है कि आप जो है 20(1) में कहता है कि पूर्व दोष सिद्धि के बारे में बोल रहा है। फिर 20(2) में कहता है कि दोहरी दंड से उन्मुक्ति की बात करता है। फिर 20(3) में कहता है आत्मसम्मान करने का अधिकार है, मतलब अपने विरुद्ध में कोई गवाही नहीं देगा। 21 में जीने का अधिकार, यानी कि गरिमापूर्वक जीने का अधिकार, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को, किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को राज्य जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही निर्बंधित कर सकता है, अन्यथा निर्बंधित नहीं कर सकता। विधि बनाकर किया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति के दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता को। ये 21 हो गया। 22 में आपका जो है दिया हुआ है एक्यूज्ड राइट्स दिया हुआ है। एक्यूज्ड राइट्स से हमारा तात्पर्य ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है जो जैसे पुलिस वाले यदि मान लीजिए आपको गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तारी का कारण बताएंगे। फिर उसके बाद में फ्री में दस्तावेज प्रस्तुत देगा, वो फ्री में लेने का अधिकार है। फिर अपने निकटस्थ व्यक्ति की जो है सूचना देने का अधिकार है उन्हें। फिर पुलिस जो है 24 घंटा से ज़्यादा अपने पुलिस कस्टडी में रख नहीं सकता, मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराना ही पड़ेगा। इस तरह के वाक्य जो है 22 में दिया हुआ है। ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद में तीसरा आता है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है? 23 से 24 जो है शोषण के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि 23 में आपका जो बताया गया है कि आप जान सकते हैं कि मानव तस्करी या जो फोर्स लेबर है उसके बारे में बोलता है। 24 में आपका जो स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आपको जो है जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उनको खतरनाक फैक्ट्रियों में या खतरनाक कामों में उसको जो है कोई काम पर नहीं लेना है। इसके बारे में जो है आपका जो है 24 जो है बताता है। 25 से 28 के बारे में क्या बताता है? 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता दिया हुआ है। 25 में कहता है कि राज्य किसी भी धर्म को प्रश्रय नहीं देगा। फिर कहता है कि भारत का नागरिक जो है किसी भी धर्म को मानने के लिए अबाध रूप से मानने के लिए या उसका प्रचार करने के लिए या उसका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, 25 में दिया हुआ है। 26 में कहता है, 26 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इसका प्रबंधन किया जा सकता है। 27 में टैक्स फ्री रखा हुआ है। 28 में सरकारी जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर सरकारी संस्थानों में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यदि आपका नॉन गवर्नमेंट स्कूल है तो जब तक कोई विरोध नहीं करेगा तब तक जो है, जब कोई विरोध करता है तो आप जो है किसी भी धर्म की जो है शिक्षा नहीं दे सकता। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपकी धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। ये 28 हो गया। 29 से 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों के लिए जो शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। 29 में सभी धर्म के बारे में बोलता है, जो विलुप्त हो गया है उसकी शिक्षा दिया जा सकता है, उसकी संस्थान स्थापित किया जा सकता है। 30 में कहता है कि केवल अल्पसंख्यकों को जो है, अल्पसंख्यकों की कला, संस्कृति, भाषा, ऐतिहासिक पहचान के आधार पर
उन्हें जो है इंस्टीट्यूट खोलने की अनुमति दी जाती है। 29 ये आपका जो है 29 और 30 में हो गया। उसके बाद में 31 में संपत्ति का अधिकार था, उसको विलुप्त कर दिया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 32 में कहता है कि 5 प्रकार का पिटीशन दायर कर सकते हैं यदि कोई व्यक्ति, कोई नागरिक का जो है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने पर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है 5 प्रकार के रिट पिटीशन दायर करेगा। और 226 आर्टिकल के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेगा। 5 प्रकार का रिट पिटीशन होता है। सबसे पहला बंदी प्रचिकरण रीट, दूसरा है परमादेश रीट, तीसरा है प्रतिषेध रीट, चौथा है उत्प्रेषण रीट और पांचवा है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के जो रीट है वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 32 के अंतर्गत और 226 आर्टिकल्स के अंतर्गत जो हाई कोर्ट में जो है आप इसको जो है रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। ये हो गया मौलिक अधिकार। चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तक जो है आपका 36 से लेकर जो है आपका 51 तक जो है ये आपका नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया है। जैसे 36 में कहता है कि वो राज्य के बारे में बताता है, राज्य की परिभाषा जो 12th में जो परिभाषा दिया हुआ है राज्य का सेम टू सेम जो है 36 में बताया है। 37 में कहता है कि यदि मान लीजिए कोई राज्य जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पालन नहीं कर रहा है, मान नहीं रही है, तो आप कोर्ट में जाकर इसको मनवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, यानी कि ये प्रवर्तनीय इन्फोर्समेंट नहीं होता है कोर्ट में। ये 28 में जो है सामाजिक न्याय के बारे में बताया है। 39 जो है आपका जो है आर्थिक न्याय के बारे में बताया है। 40 में जो है पंचायती राज के बारे में बताया है। 41 में जो है शिक्षा काम के बारे में बताया है। और 42 जो है स्पष्ट रूप से जो है 41 और 42, ठीक है, 42 जो है महिलाओं की प्रसूति के बारे में बोलता है। 43 जो है लघु उद्योग को बढ़ावा देने की बात करता है। 43A में जो है अमेंडमेंट होकर जो है जो मजदूरों को जो है प्रबंधन में उसको स्थान देने की बात करता है। 44 में आपका जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। 45 में 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए उनके पोषाहार की व्यवस्था करना, शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करने की बात करता है। 46 में जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ऐसी पॉलिसी बनाना है जिसके कारण से जो है उनका सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ापन है वो समाप्त हो सके। 47 में जो है पोषण की बात में करता है, स्वास्थ्य के अधिकार की बात करता है। 48 जो है आपकी पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, यानी कि नदी है, जंगल है, आपका जीव जंतु है, उसकी संरक्षण करने की बात करता है। ठीक है। 49 मीटर जो है आपको मालूम होना चाहिए कि 49 मीटर की जो लंबाई है वो कुतुब मीनार है, यानी कि स्मारक है, राष्ट्रीय स्मारक है, और इस राष्ट्रीय स्मारक के संरक्षण की बात करता है 39 जो है। 50 में अनुच्छेद 50 में कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक कर दिया जाए। 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। ये इस तरह से 51 तक जो है आप जान सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 51A में या 4A में जो है एक नया चैप्टर बना हुआ है, मूल कर्तव्य, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद में इसको लागू की गई। शुरू में ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 प्रकार के जो फंडामेंटल ड्यूटी थे उसको जोड़ा गया था, लेकिन 2002 में राइट टू एजुकेशन बिल आया, एक्ट बना, तब एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया कि अभिभावकों को 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य मुक्त शिक्षा के लिए जो है प्रोत्साहित करना है। ये आपका जो है हो गया जो है, ठीक है। उसके बाद में ये 5 भाग को जो है संघ के बारे में, संघ से हमारा तात्पर्य यहाँ पर जो है केंद्रीय विधानमंडल है, और उसके बाद में कार्यपालिका है यानी कि मंत्रिमंडल है, और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों के बारे में जो है संघ के बारे में दिया हुआ है, राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है, उसके शक्तियों के बारे में दिया हुआ है, क्या शक्ति होगी। फिर उसके बाद में संसद मंत्रिमंडल के बारे में दिया है, 74 और 75 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मंत्रिमंडल कैसे बनते हैं उसकी क्या प्रक्रिया दिया हुआ है। 15% सीट जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर 15% की जो है मंत्रिमंडल का भाग माना जा सकता है। ये आपका जो है दिया हुआ है, ठीक है। 74-75 बहुत इंपॉर्टेंट है। और 123 में जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश के बारे में बताया है। 125 में जो है आप स्पष्ट 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में बताया है। उसी प्रकार से राज्य के बारे में जो है, राज्य भी 2 प्रकार का होता है। एक तो राज्य के अंतर्गत जो है राज्यपाल आते हैं, उसके बाद में आपका जो है
यहाँ पर जो विधानमंडल की बात आता है, वहाँ के राज्य मंत्रिमंडल की बात आता है और हाई कोर्ट की बात आता है, सेम टू सेम दोनों जो है एक साथ है। संघ राज्य क्षेत्र 239 से लेकर 242 तक जो दिया हुआ है, संघ राज्य क्षेत्र का मतलब जो 7 प्रकार की जो संघ राज्य क्षेत्र है, यानी कि केंद्र शासित राज्य है, या असम, नागालैंड, ये जो नॉर्थ ईस्ट एरिया को जो है एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, इसके बारे में जो है बताता है। 9वां जो है संघ राज्य के बीच संबंध, यानी कि संघ राज्य फेडरल गवर्नमेंट से विभक्त हैं, साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के समन्वय भी है, कोऑर्डिनेशन भी होता है। यानी कि संघ सूची के बारे में, राज्य सूची के बारे में, समवर्ती सूची के बारे में ये जो है 11वां अध्याय 245 से लेकर 263 में दिया हुआ है। फिर राज्य, यहाँ पर जो है संघ राज्य के अधीन सेवाएं 208 से लेकर 223 तक, मतलब लोक सेवकों के बारे में, IAS IPS ऑफिसर के बारे में यहाँ पर बताता है। ठीक है, इसके बारे में बता रहा है। निर्वाचन से संबंधित 324 से लेकर 329, यानी कि भारत का निर्वाचन आयुक्त जो है, आयोग जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, राज्यपाल की उपराष्ट्रपति का जो नियुक्ति भी वही करती है, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन भी जो है वही कराती है, और राज्य के राज्यसभा का भी निर्वाचन जो है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। इसके बारे में बताया। 17 राजभाषा के बारे में, यहाँ पर राजभाषा 2 ही प्रकार का, पहले तो मुख्यतः 2 प्रकार का है, हिंदी और अंग्रेजी। उसके अलावा 8वीं अनुसूची में जो क्षेत्रीय भाषा है, वो क्षेत्रीय भाषाओं का भी जो है अंकन दिया है, जिसको राजकीय भाषा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में 18 जो है आपात उपबंध 252 से लेकर 356 जो है 3 प्रकार की आपात लगता है। एक राष्ट्रीय आपात लगता है जो 352 में दिया हुआ है। फिर उसके बाद में आपका जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राज्य में आपात लगता है जो मार्का संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के बाद में, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि बहुमत, वो सरकार की बहुमत समाप्त हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और उसके बाद में तीसरा जो है आपका जो है वित्तीय आपात लगता है जो 360 में दिया हुआ है। और भाग 20 में संशोधन 368, जो 3 प्रकार के संशोधन दिया हुआ है, 3 प्रकार के संशोधन जो है दिया हुआ है, जो किस तरह से जर्मनी से हमने इसको लिया हुआ है। तो 368 में 3 प्रकार के, मतलब एक साधारण बहुमत चाहिए, उसके बाद में विशेष बहुमत यानी कि 2 तिहाई बहुमत चाहिए, और तीसरा जो प्रक्रिया दिया हुआ है साधारण बहुमत भी चाहिए, 2 तिहाई बहुमत भी चाहिए। उसके अलावा 50% से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। इस तरह से पूरी बातें जो है 20 अध्याय तक हमने जो है प्रमुख रूप से जो काम का चीज़ है उसको हम यहाँ पर बताए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हालांकि हम कहते हैं कि 5 मिनट में इसको बना लेंगे, लेकिन 5 मिनट तो नहीं लगता, लेकिन यदि इसको फटाफट मैं बोलूँगा, अब बोलूँगा तो 5 मिनट में बन जाएगा। 20 अध्याय 5 मिनट में याद कर लेंगे। 5 मिनट का मतलब होता है कम समय में। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो साथियों सभी को जानकारी होना चाहिए, इसलिए आप जो है क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इसको पढ़ने योग्य है, इसको पढ़ना चाहिए। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसको अनिवार्य पढ़ना चाहिए, आपका लाभ होगा। कम से कम संविधान को तो कम से कम जान लीजिए। हम यही आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और लोगों तक इसको पहुँचाएँगे, और बेहतर अध्ययन अध्यापन के साथ में हम संविधान को जान सकेंगे, ताकि इन फ्यूचर में कभी भी कोई काम आए तो उसके लिए आप जो है सहायक सिद्ध हो हमारा ये वीडियो। और आपका इसमें जो प्रावधानित जो बिंदु दिए हुए हैं, अनुच्छेद दिए हुए हैं, उसको याद कर लीजिए। थैंक यू।